हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपके बिहार पुलिस में बार बार पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। ये प्रश्न को अगर आप छोड़ करके जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में तो आप मिस करते हैं, बहुत बड़ा है ना जोखिम उठाना पड़ सकता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं आखिर वो कौन कौन प्रश्न है जो बार बार पूछे जाते हैं आपके बिहार पुलिस बिहार दारोगा के एग्ज़ाम में। सबसे पहला हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे, प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन होता है राजगृह में। राजगीर बोल सकते हैं, राजगृह बोल सकते हैं, है ना। इसका आंसर बी हो जाएगा। जैसे में आप देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन होता है 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन होता है और इसका आयोजन राजगीर में होता है, राजगृह में होता है। इस समय इसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया, महाकश्यप के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया। और इस समय हर्यक वंश के सम्राट थे जिनका नाम है अजातशत्रु। पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति का जब आयोजन हुआ था उस समय शासक कौन था? तो ये अजातशत्रु होते हैं। अजातशत्रु के संदर्भ में ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस वंश से ताल्लुक रखते हैं? तो ये हर्यक वंश से इनका संबंध है और हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा किया गया था, क्योंकि ये बिंबिसार के पुत्र हो जाते हैं अजातशत्रु। और इसी के समय में, इसी प्रथम बौद्ध संगीति के समय में दो पिटकों की रचना हुई थी। एक का नाम है सूत पिटक और दूसरे का नाम है विनय पिटक। इसी के समय में पूछा जाता अक्सर सूत पिटक की रचना आनंद के द्वारा किया जाता है, आनंद के द्वारा किया गया। और विनय पिटक की रचना, है ना, विनय पिटक की रचना किया जाता है उपाली के द्वारा। और दोनों तथागत बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, आनंद और उपाली। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में होता है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली, बिहार के वैशाली में होता है। अगर हम लोग एक दो और तीनों बौद्ध संगीति का आयोजन अगर देखेंगे तो ये बिहार में होता है। चतुर्थ जो बौद्ध संगीति का आयोजन होता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बिहार के बाहर कौन सा बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ? तो ये चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में होता है। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व वैशाली में, जिसकी अध्यक्षता शब्बा कामी के द्वारा किया गया। और इस समय मगध की गद्दी पर इस समय सम्राट थे, उनका नाम कालाशोक हो जाता है, कालाशोक, है ना। उसके बाद जो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 255 ईसा पूर्व में होता है। इस समय में महान सम्राट जिसको, है ना, जिसको हम लोग अशोक सम्राट के नाम से जानते हैं, इस समय ये शासक थे। और तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस के द्वारा किया गया, मोगलीपुत्र तीस के द्वारा किया गया। यही पाटलिपुत्र की धरती है, इसी पाटलिपुत्र की धरती पर यह तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। और मोगलीपुत्र तीस के द्वारा एक अभिधम पिटक की रचना हुई। कहाँ पे? तृतीय बौद्ध संगीति में इसका आयोजन किया गया था और यहीं पर होता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन 72 ईस्वी में हुआ, कुषाण के समय में। उस समय सम्राट कनिष्क थे। कनिष्क आप देखते होंगे रोमन व्यापार पर एक मार्ग स्थापित करने वाले कुषाण सम्राट थे। सिल्क रोड के नाम से, सिल्क मार्ग के नाम से हम लोग जानते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में भारत से लेकर के रोम तक एक रास्ता मार्ग जाता था जिस पर सबसे ज़्यादा नियंत्रण कुषाणों का ही होता था, है ना। और इसका आयोजन, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में किया जाता है, कश्मीर के कुंडलवन में, जिस समय अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया जाता है। और इसी समय बौद्ध संघ, बौद्ध जो संप्रदाय है, दो भागों में विभाजित हो गया। एक का नाम हीनयान है और दूसरे का नाम महायान है। और ये कनिष्क जो है महायान के ही पोषक थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे और नेक्स्ट सवाल ये हो जाएगा आपका, पूछता है कि किस गुप्त शासक ने, है ना, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता को प्राप्त किया था? सत्ता को प्राप्त किया किस गुप्त शासक ने, है ना। गुप्त अगर साम्राज्य की बात करें तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा किया गया। श्रीगुप्त के द्वारा इसकी स्थापना किया जाता है। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हो जाते हैं।
लेकिन ये प्रश्न जो है इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय इसका आंसर हो जाएगा, है ना। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से हम लोग जानते हैं, और स्कंदगुप्त के समय में हुनों का आक्रमण सबसे ज़्यादा होता है, और इसी गुप्त के शासक हैं जिनका नाम है कुमारगुप्त, है ना। कुमारगुप्त के द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाता है, और ये कुमारगुप्त के द्वारा ही इसकी स्थापना की जाती है। यहाँ पे गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता को प्राप्त किया, यह चंद्रगुप्त द्वितीय है, जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से हम लोग संबोधित करते हैं, विक्रमादित्य के नाम से ये जाने जाते हैं। इन्होंने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर और इनकी पत्नी से विवाह कर इन्होंने इस सत्ता को हासिल किया था। उसका शासनकाल है 375 से लेकर के 415 ईसा पूर्व ईस्वी तक, है ना यहाँ। और इस समय देखिएगा कि इन्हीं के दरबार में नवरत्न रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही नवरत्न इनके दरबार में रहते थे, और वह गुप्त वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक बना चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था? वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति के द्वारा किया गया, है ना, पुष्यभूति के द्वारा किया गया, और इन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर को बनाया। ठीक है, एक चीज देखिएगा, प्रभाकर वर्धन एक प्रतापी सम्राट थे, प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र और 1 पुत्रिया थी। 2 पुत्र हो जाते हैं जिसका नाम है राजवर्धन, बड़े पुत्र का नाम है राजवर्धन नाम है ना। बड़े पुत्र का नाम क्या है? तो बड़े पुत्र का नाम है राजवर्धन, और छोटे पुत्र का नाम है जिसको हम लोग हर्षवर्धन कहते हैं। और हर्षवर्धन के समय में ही यहाँ पे वेनसांग जो चीनी यात्री था वह भारत आया और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। इनकी एक पुत्री का नाम है जिसका नाम है राज्यश्री, है ना, राज्यश्री इनकी पुत्री का नाम हो जाता है। चलिए आगे हम लोग इसी में देखते हैं। वर्धन वंश का, पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था, और उसने 6ठी शताब्दी ईस्वी में इस वंश की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी थानेश्वर में बनाया गया। और प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता हो जाता है प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र और 1 पुत्रियां थी, एक का नाम राजवर्धन और दूसरे का नाम हर्षवर्धन, और पुत्री का नाम राज्यश्री हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखें। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया? जितना भी प्रश्न हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससी, है ना, यहाँ तक कि टीचर के परीक्षा में, और ये जो प्रश्न होते हैं ना बहुत ही वीवीआई होते हैं, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हो जाते हैं। जैसे बिहार पुलिस में आप देख रहे होंगे, तो बिहार पुलिस में यहाँ से बार बार प्रश्न उठाया है ना। चलिए, तो यहाँ पर कहता है कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? तो व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? ये कुषाण शासक हो जाते हैं। और यही आप देख रहे हैं मैप के माध्यम से, यही व्यापारिक मार्ग हो जाता है। कश्मीर से लेकर के रोमन साम्राज्य तक यह व्यापारिक मार्ग है, और कुषाणों का इस पर नियंत्रण स्थापित था, इस पर कुषाणों का नियंत्रण स्थापित था। और कहा जाता है कि हमारा जो व्यापार था इस समय में, ये भारत के पक्ष में था सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था इसको यहाँ पे। बाद में अरब के वासियों ने इसी मार्ग पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और यहाँ पे प्रतिबंध लगा दी। तो ये प्रश्न का आंसर क्या होगा? कुषाण हो जाता है, कुषाण। और कुषाण के समय में ही आप देखिएगा, कुषाण के समय में ही भारत में कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है, वसुमित्र की अध्यक्षता में किया जाता है। कनिष्क के समय भारत का रोम से व्यापार उन्नत अवस्था में था, और यह व्यापार सिल्क मार्ग द्वारा मध्य एशिया के रास्ते होता था, है ना, डायरेक्ट व्यापार यहाँ पे किए जाते थे। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है, दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है ना, क्या होगा? इल्तुतमिश हो जाते हैं ये, इल्तुतमिश, है ना। इसका आंसर हो जाएगा सी, इल्तुतमिश।
और इल्तुतमिश का ये पीक आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। देखिए इल्तुतमिश तुर्किस्तान का एक इलबरी तुर्क था और वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि बताइए कि ऐबक के समय में, है ना, ऐबक के समय में वह कहाँ का गवर्नर था, तो ये बदायूं का गवर्नर था और उसी ने लाहौर से अपनी राजधानी जो है दिल्ली स्थानांतरित किया। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कौन ऐसा सुल्तान है जिसने लाहौर से अपनी राजधानी को दिल्ली स्थापित किया, तो ये इल्तुतमिश हो जाता है, इल्तुतमिश। इनमें से किसने खलीफा की सख्ती का विरोध किया था? खलीफा की सख्ती का विरोध किसने किया? तो इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि एक बात देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सुल्तान में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी मोहम्मद बिन तुगलक ही था। जो लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं वो धर्म के बारे में ज़्यादा दिमाग में ये सब नहीं चलते, उनके पास धर्म की बीमारी नहीं होती है ना। जो शक्तिशाली होते हैं उनके पास धर्म की बीमारी नहीं होती, धर्म की बीमारी उनको लगती है जो कमज़ोर होते हैं, शोषित होते हैं, पीड़ित होते हैं, लाचार होते हैं, बेबस होते हैं। और इस तरीके से इस दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा, है ना, पढ़ा लिखा इंसान ये मोहम्मद बिन तुगलक था और इसने क्या किया था? खलीफा के शक्तियों का विरोध किया। और यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी भी हैं। अलाउद्दीन खिलजी भी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था, मूवी भी आप देख सकते हैं। और दोनों लोगों ने, है ना, खलीफा की शक्तियों का विरोध किया। उपरोक्त में से ये दोनों हो जाते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तुगरिल खान, तुगरिल खान, है ना, तुगरिल खान ने किसके समय में? उस समय, है ना, भारत पर कौन ऐसा सुल्तान था जो शासन कर रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन हो जाता है। बलबन के समय में तुगरिल खान विद्रोह कर दिया। यहाँ पे अंततः अगर कहा जाए तो बलबन को यहाँ पर बंगाल जाना पड़ा और बंगाल में जब इसने आक्रमण किया तो तुगरिल खान की सेनाएं हार गई और बलबन के द्वारा ये पकड़े गए। इनके जितने भी चाहने वाले लोग थे उन सारे लोगों को सूली पर चढ़ा दिया और कहा जाता है कि इसके खाल में भूसा भरवा दिया गया था और सड़कों पर, 20 सड़कों पर, है ना, लटका दिया गया। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। बलबन के द्वारा ऐसा किया गया था। 1279 ईस्वी में बलबन की वृद्ध स्थिति और बढ़ते मंगोल के आक्रमण की स्थिति का लाभ उठाकर कौन? बंगाल के सूबेदार थे जिसका नाम है तुगरिल खान ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और सुल्तान मुगशुद्दीन की उपाधि इसने धारण की। इसके बाद बलबन अपने पुत्र बुगरा खां एक विशाल सेना के साथ 6 वर्ष के प्रयासों के बाद बंगाल की राजधानी लखनौती पर पुनः अधिकार कर लिया और तुगरिल खां को बीच बाजार में सूली पर लटकाकर उसका सिर काटकर नदी में फेंक दिया गया। इस तरह से बलबन ने, है ना, एकदम धूम मचाई थी। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? सर्वप्रथम, सबसे पहला किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध क्या किया? तो ये संघर्ष किया था। तो ये संघर्ष हो जाते कौन? औरंगजेब। अंग्रेजों को लगता है कि अभी, है ना, मुगल बादशाह बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं, ये भूल कर दिया अंग्रेजी सरकार ने, क्योंकि इस समय तक सबसे ज़्यादा शक्तिशाली औरंगजेब ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे और यही वजह है कि ब्रिटिश को, है ना, हरा करके वो भगा देने की चेष्टा कर दिया था औरंगजेब के द्वारा। हालांकि बाद में माफ़ी भी मिल जाती है। एक चाइल्ड का युद्ध होता है, प्रथम मंगल भारतीय युद्ध हम लोग कहते हैं, और यह युद्ध 1686 से लेकर के 1690 तक चला और औरंगजेब द्वारा शासित मुगल साम्राज्य के हाथों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हार भी झेलना पड़ा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों में से एक सर जोजाया चाइल्ड्स के नाम पर इस युद्ध का नाम पड़ा, जिसने मुगलों के प्रति आक्रामक नीति अपनाई हुई थी यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं और ये हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया था? विलियम बेंटिंक के द्वारा। और कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सामाजिक सुधारक, है ना, क्योंकि आप देखिएगा बहुत ऐसे यहाँ पे गवर्नर जनरल वायसराय बने लेकिन इतना बेहतरीन तरीके से काम नहीं किया जितना लॉर्ड विलियम बेंटिंक काम करते हैं। और यही वजह है कि सारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न क्या है कि सती प्रथा का उन्मूलन किया था, दास प्रथा का उन्मूलन किया था,
धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाया था, या ठगों के संगठित गिरोहों का दमन किया था यहाँ पे, है ना, किसका किया था? तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 2 4, तीसरा नहीं होगा। तीसरा तो ये डलहौजी के समय में होता है। चलिए हम लोग इसका विश्लेषण भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, कहता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 और 35 तक भारत में गवर्नर जनरल रहा, और इसी बेंटिंग ने राजा राम मोहन के सहयोग से, राजा राम मोहन राय ये चाहते थे कि भारत में जो सती प्रथा, जो धर्म के ठेकेदारी करने वाले जो पोषक बने हुए हैं, उसका विरोध किया जाए, उसको समाप्ति कर दिया जाए। तब लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में एक अधिनियम ला करके सती प्रथा पर प्रतिबंध ही लगा दिया। उन्होंने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को ये समाप्त कर दिया, और यहाँ पे जो कास्ट डिसेबिलिटी रिमूव एक्ट जो 1850 में पारित हुआ, यह किसके समय में लाया गया? तो यह डलहौजी के समय में लाया गया। और यही डलहौजी जिन्होंने व्यापकगत सिद्धांत को लाया, व्यापकगत सिद्धांत, और इसी सिद्धांत के तहत भारत में कई रियासतों को शामिल कर लिया गया, है ना। और ये जो प्रमुख कारण बनता है बाद में 1857 की क्रांति में। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, 10 नंबर। किसने सिंध विजित कर उसका अधिकार किया? है ना, प्रश्न को इस तरह से करिए, कम ही हो लेकिन मज़ा आ जाए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न की संभावना बने तब लगेगा कि हमको बेनिफिट हुआ, है ना। ज़्यादा कुछ कर लेने से और उसमें कम फायदा हो, मज़ा नहीं आता है। कम करिए, ज़्यादा फायदा हो तब मज़ा आता है ना। किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? किसने अधिकरण किया यहाँ पे? तो ये नेपियर हो जाता है। इसका आंसर सी है, नेपियर के द्वारा यह किया गया, है ना, नेपियर के द्वारा। जैसे में आप देख सकते हैं, सिंधी शासकों के विद्रोह को दबाने के लिए तत्कालीन मेजर जनरल चार्ल्स नेपियर ने 17 फरवरी 1843 को केवल 3000 सैनिकों की सहायता से मियानी के युद्ध में जीतकर सिंध पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। पूछा जाता है कि सिंध पर किसका अधिकार हो गया, और इसको विजित करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो चार्ल्स नेपियर के द्वारा हुआ, है ना। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ हम लोग मिलते हैं। स्पेशली आपके लिए होगा, आपके एग्जाम के लिए होगा। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।